हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी पॉइंट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने आपका होस्ट एंड दोस्त। आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम। आपकी तैयारियां अच्छी चल रही हैं, जोर शोर से लगे रहिए। ज़िंदगी में कहते हैं ना, मेहनत का नाम है। बिना मेहनत के जैसे कहा जाता है ना कि कुछ नहीं हो सकता, तो हार्ड वर्क कीजिए। आप स्किल्ड हैं तो बहुत अच्छे से निखरेंगे, कम स्किल्ड हैं तो स्किलफुल बन जाएंगे। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना मायने नहीं रखता, आप कितने मेहनती हैं ये मायने रखता है। किसी के अंदर कोई स्किल है तो वो जल्दी सीखता है, लेकिन स्किल को डेवलप किया भी जा सकता है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके आसपास मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, इसी सोच के साथ आज आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, जिसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, नेशनल इनकम, बैंकिंग हिस्ट्री, आरबीआई के सारे टर्म्स, ईडी के बारे में आपको बता दिया गया, सेबी के बारे में, शेयर मार्केट पूरी आपकी खत्म हो गई है लगभग में। तो अब आपको क्या करना है, आज हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा क्या उसके आंसर्स हमें आ रहे हैं। क्योंकि इसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा तो अब आपके कुछ अदर टॉपिक जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे, जैसे अभी हमें इसमें से पोवर्टी पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़नी है, रिफॉर्म्स पढ़ने हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम और उनके हेड ऑफिस पढ़ने हैं। तो 10 मैंने बोला था ना 8 to 10 लेक्चर्स और इकोनॉमिक्स जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें कि जितना पढ़ा है क्या उतना आता है या अभी उनमें नहीं आता। क्योंकि जब तक आप सवाल वगैरह नहीं करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट है अभी तक में जो भी कंडक्ट किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जितना पढ़ा है क्या उतने में हमें कितना आता है। चलिए, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके हमने है, खुली बाजार की, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन को आप खुली बाजार की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि खुली बाजार की प्रक्रिया क्या है। तो ये जो खुली बाजार प्रक्रिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसे क्या कहते हैं, ये होता क्या है। तो आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आरबीआई का टूल है। ये क्या है, आरबीआई का एक टूल है। अब सवाल ये, आरबीआई का कैसा टूल है। आरबीआई के दो होते हैं, एक मात्रा को कंट्रोल करता है, गुणवत्ता को, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटिव, क्या कहते हैं, क्वांटिटिव, और फिर क्या कहते हैं भाई, क्वालिटेटिव। क्या कहते हैं सर, क्वालिटेटिव। तो हम क्या कहेंगे भाई, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं, और देखते हैं कि क्या होगा इसमें। होती है एक सर, होती है क्वालिटेटिव। तो ये क्वालिटेटिव तो है नहीं, क्वालिटेटिव तो है नहीं, इसका मतलब ये कैसा है, क्वांटिटेटिव टूल है। क्वांटिटेटिव टूल में ओपन मार्केट ऑपरेशन में होते क्या है, इसमें बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करती है। क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को आरबीआई सेल करती है। तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स की जो मार्केट है आजकल, उसको एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है गिल्टेज। क्या कहा जाता है, गिल्टेज मार्केट। ये एक वर्ड है जो आजकल एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके रीजन से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, द सेलिंग ऑफ गिल्टेज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, अपने आप में ओपन मार्केट ऑपरेशन है। जब सरकार क्या करती है, खरीदती है तो मार्केट से पैसा निकाल लेती है और इन्फ्लेशन रुक जाता है। वहीं सरकार जब बेचती है तो मार्केट में पैसा इनफ्लो हो जाता है और डिफ्लेशन की सिचुएशन से हम बाहर आ जाते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यहाँ पे आपके जीडीपी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीडीपी, नेशनल इनकम का कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से समझा है वीडियोस में, तो ये आंसर आपको अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फर्म है, सेल्स न्यू शेयर वर्थ ऑफ 1000 डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल। किसी को 1000 शेयर वर्थ के 1000 रुपए के शेयर बेच देती है। तो हुआ क्या, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह वाली याद है ना कि नेशनल जीडीपी क्या होती है। तो नेशनल इनकम में क्या रखते हैं, नेशनल इनकम की क्या होती है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप क्या करते हो, ग्रॉस नेशनल से एनएनपी निकालते हो, तो इसी को आप क्या कहते हो, नेशनल इनकम कहते हो। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो आपको ये क्लियर है कि जो भी 1000 की सेलिंग हुई है उस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, वो नेशनल इनकम में क्या करेगी, 1000 रुपये बढ़ा देगी। क्योंकि जो भी लेन देन होती है एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी वैल्यूएशन, उसी को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जीडीपी में राइज 1000,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में राइज 1000, नेशनल इनकम फाइनली राइज होती है। तो सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रुपीज। इसमें आप पाएंगे कि $82 वगैरह के आस आता है, लेकिन पाउंड क्या है, सबसे ज़्यादा है। इस टाइम में क्या है, इन चारों में ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें कुवैती दिनार की, तो कुवैती दिनार की सबसे हाईएस्ट है। फिर आई थिंक जॉर्डन की करेंसी आती है, वो कुछ 281 रुपीज़ जैसी हो जाती है एक जॉर्डन का जो भी दिनार है। तो ऐसा नहीं है, कुवैती दिनार तो मे भी शायद 300 to 400 के बीच में एग्जिस्ट करता है। वहीं US डॉलर 82 रुपीज़ है, अमेरिका ऑस्ट्रेलियन डॉलर 70 प्लस है, और कैनेडियन डॉलर 60 प्लस है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की करेंसी है, उस तरह की करेंसी के हिसाब से है। इसमें पाउंड स्टर्लिंग पाउंड जो ये कहाँ की है, ये इंग्लैंड की है। तो ये जो इंग्लैंड की करेंसी है ये थोड़ी हायर है हमारे यहाँ से। 100 रुपीज़ तो नहीं है, लेकिन 90 से 100 के बीच में वैरी करती रहती है। ठीक है, ये शेयर मार्केट पे, टोटली ओपन मार्केट पे डिपेंडेंट है कि कितना इसका आएगा। चलिए, द बेसिक रेगुलेटरी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ा दिया है, स्टॉक मार्केट भी पढ़ाया है। म्यूचुअल फंड्स वाला लेक्चर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करते हैं। हालांकि इनको रेगुलेट कौन करता है, तो इनको रेगुलेट करती है, आप सभी को पता है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सेबी। इन दोनों को कौन रेगुलेट करेगा, सेबी। क्योंकि आरबीआई का काम तो कहीं ना कहीं से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखती है। और क्या देखती है भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जो इसकी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी प्रिंटिंग वगैरह का काम है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करना है, तो ये काम है। स्टॉक एक्सचेंज कहीं ना कहीं से पूरा शेयर मार्केट को ही बोला जाता है, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ही तो क्या बनाई गई है, सेबी बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना अलग डिपार्टमेंट है, वो बजट बनाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बनाती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट, कौन सा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसे आप कहते हैं वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग काम है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड, तो ये बस एक स्टैटिक क्वेश्चन है, जान लीजिए गुजरात में ये ऑलरेडी सिचुएट किया गया है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। आई थिंक इसको मैं सही से लिख दूं, डो जोन्स। आपको पता है कि आपको मैंने इंडेक्स के बारे में पढ़ाया था सर्वे मार्केट में, जैसे मैंने एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स के बारे में बात की थी ना, कि निफ्टी एंड सेंसेक्स, राइट। तो वैसे ही है। तो कह रहा है डो जोन्स लिखा है, फिर लिखा है और आगे लिखा है न्यूयॉर्क। तो आपको पता है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहते हैं, NYSE कहते हैं। और उसका सेंसेक्स क्या है, उसका सेंसेक्स डो जोन्स है। तो ये करेक्टली मैच हो गया। ठीक है, FTSE लंदन। ठीक है, FTSE किससे थी, लंदन 100 लंदन से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हैं सर इसके अकॉर्डिंग 1 और 3 करेक्टली मैच होते हैं। ओके, तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज के नाम याद रखिए, कुछ पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज और उनके इंडेक्स के नाम याद रखिए, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता, अ राइज इन सेंसेक्स। अगर सेंसेक्स में राइज है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंसेक्स में राइज है तो उसका मतलब क्या होता है, कहा जाता है। अब पता है सेंसेक्स किसका है, BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो 30 कंपनियों का आपका स्टॉक मार्केट है, उसकी बात करता है ये। तो कह रहा है अ राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितनी भी कंपनी BSE में रजिस्टर्ड है, 5000 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है, तो क्या इन सबके प्राइस बढ़ रहे हैं। अ राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंसेक्स इसका है, BSE का है, तो NSE में जाएगा ही नहीं। आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। एन ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सर ये बताइए कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है भाई, राइज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनीज, या एन ओवरऑल राइजेज इन द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड। ठीक है, और डी क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसमें फिर ये आई थिंक गलत ऑप्शन है, ये नीचे से ऊपर की तरफ चला गया। तो आप बताइए, आपको बताइए, काफी मतलब ऑप्शन A, C और D
ये काफी सिमिलर दिख रहे हैं, शब्दों में देखिए लगभग में वही है, अराइज इन द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ ऑल कंपनीज। अब यहां बिलोंगिंग्स टू लिख दिया, यहां क्या लिख दिया, रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिख दिया, बिलोंगिंग्स टू द कंपनीज, फिर वही है रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको यहाँ पे काफी यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, राइट, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपके लिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन द बॉम्बे ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये जो 30 स्टॉक्स हैं ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक, का मतलब आरबीआई का इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल नहीं है। क्वांटिटेटिव में आपको पता है बैंक रेट क्वांटिटी होता है, ये लोन देती है आरबीआई, इसको सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो यही होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करती है गौर बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में भी डिस्कस किया, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर आप सभी को पता है। मोरल सुएशन क्या है, करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि मोरल सुएशन में क्या होता है, गाइडलाइंस देना एंड अदर चीज़ों को देना, नोटिस देना, ये सारी चीज़ें आती हैं। मोरल सुएशन में कहीं से भी कैश का फ्लो रोका या बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो आंसर क्या हो गया, मोरल सुएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसमें से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है, तो आरबीआई अपने आप में क्या है भाई, एक तरह से बैंकिंग इंस्टीट्यूट है। आप कहोगे सर एसबीआई बैंक है, आईओबी अपने आप में बैंक है। लास्ट ऑप्शन दिया एलआईसी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, राइट, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो आप कहेंगे एलआईसी एक नॉन बैंकिंग है, एलआईसी बैंक की तरह वर्क नहीं करती, एलआईसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और लगभग में एलआईसी में सभी लोगों ने अपनी अपनी पॉलिसीज घर में किसी न किसी ने ले ली होगी, ठीक है। आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द इंडिया, इंडिया में इसमें से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। आप कहेंगे सर गोल्ड के बिना तो काम ही नहीं बनता, गोल्ड तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भाई एक तरह से माना जा दिया था, एसडीआर तो उसी से रिलेटेड पूरी है, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी वही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आता है, फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द बैंक एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, अगर बैंक ने जो रखा है और जो कॉर्पोरेट बॉडी ने रखा है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट नहीं मानेंगे, बाकी ये सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट माने जाते हैं। जो बैंकों के पास होता है, ये मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको मनी में M1 M2 M3 पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जब बैंकों के पास जो कुछ होता है इंटरचेंज में उसको कंसीडर नहीं किया जाता। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसमें से कोई नहीं है, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, ये उर्जित पटेल की जगह शशिकांत दास जी हैं, अभी आपको सभी को पता है शशिकांत दास जी हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है। बुल एंड बेयर किससे रिलेटेड है, आप सभी को पता है कि बुल एंड बेयर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। बुल जो लॉन्ग टर्म राइज पे फोकस करता है और बेयर जो लॉन्ग टर्म फॉल पे फोकस करता है, दोनों की अपनी अपोजिट मार्केट है। ये मैंने आपको स्टॉक मार्केट के टर्म्स वाले क्लास में पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में, उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द शेयर ब्रोकर्स हु सेल शेयर इन द एम्प्रीहेंशन ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, अभी जस्ट है कि भाई शेयर के दाम गिरेंगे, शेयर्स के दाम गिरेंगे, इस उम्मीद में जो शेयर सेल कर देता है उसे क्या कहते हो, बुल कहते हो, डॉग कहोगे, बेयर कहोगे, स्टैग, स्टैग भी पढ़ाया मैंने, बेयर और बुल की भी बात की गई है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर, आंसर क्लियर है, बुल तो होगा नहीं, डॉग जैसा कुछ पढ़ा नहीं है, बसता है बेयर और स्टैग, दोनों पढ़ाया गया है। लेकिन अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो डाउन पे काम करे उसे क्या कहते हैं बेटा, बेयर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बेयर कहते हैं, ठीक है। डिवेल्युएशन मेक्स, डिवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक डॉलर के कंपैरिजन में हमारा 80 रुपीज़ है, अगर हम इसको डिवेल्युएट कर दें कि एक डॉलर के कंपैरिजन में हम क्या कर दें 100 रुपीज़ कर दें, इसे कहते हैं डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी। इंडिया ने करेंसी का डिवेल्युएशन 2 बार किया है, तो डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी में क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी हम करते क्यों हैं और इससे क्या हो जाता है, तो देखिए डिवेल्युएशन में लिखा है कॉम्पिटिटिव, कि मार्केट कॉम्पिटिटिव बन जाएगा डिवेल्युएशन से, ऐसा कुछ नहीं होता। इनइलास्टिसिटी नहीं, चीपर सस्ता हो जाएगा नहीं। डियरर का मतलब आप कह सकते हो कि फैमिलियर हो जाएगा, जैसे सीधी बात है कि जो पर्सन $1 में 80 रुपये, $1 में 80 रुपये का सामान खरीद सकता है जो कंपनी, जब उसको 100 रुपये मिलेगी
तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ट्रेड आपका बढ़ जाएगा, और इसी को कहते हैं डियरर होना, मतलब थोड़े से फैमिलियर हो जाना। ठीक है, तो इसीलिए कई बार डिवेल्युएशन भी इंडिया ने किया है। निफ्टी किससे रिलेटेड है? आप सभी को पता है। क्लॉथ मार्केट से है? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से? बिल्कुल नहीं। बीएससी से है? बिल्कुल नहीं। किसका इंडेक्स है? एनएससी का, निफ्टी 50। याद रखिएगा, ये निफ्टी और बीएससी का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा ही जाता है और बड़ा सिंपल सा आंसर होता है स्टॉक एक्सचेंज का। वहां से गलती मत कीजिएगा क्योंकि पढ़ाया गया है। आते हैं, व्हाट डज ईसीएस इन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन स्टैंड फॉर? ईसीएस क्या होता है? सवाल ये है आपका कि ईसीएस होता क्या है? तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस बना दिया गया। ठीक है, परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी इज रिलेटेड विथ। परचेजिंग पावर की जो थ्योरी है वो किस टॉपिक से रिलेट करती है? तो परचेजिंग पावर का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज रेट। किससे? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जो आप लेन देन करते हो एक तरह से, वो एक्सचेंज रेट की बात यहाँ पे करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक? चलिए आप लोग बताइएगा, इसमें से कौन सा क्वांटिटिव नहीं है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव याद रखिएगा कि 5-6 आपको 5-5 के करीब मैंने सब में बनाए, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव पूछा जाता है बार बार मिक्स करके। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट आप सभी को पता है, और कैश रिजर्व रेशियो, और ये क्या है? एसएलआर। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल हैं। लेकिन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट में इंक्रीज कर दे इंटरेस्ट, इस वाला ये थोड़ी कि पब्लिक उठा के दबा के पैसा उठा के सेविंग अकाउंट में रखेगी, नहीं रखेगी, कभी नहीं रखेगी। तो ये जो आपका है ये आपका क्वांटिटेटिव टूल में से नहीं है। ये तीनों आपने पढ़ा है कि सीआरआर है, बढ़ा दे या घटा दे वो बैंक। ठीक है, क्योंकि आरबीआई का अगर सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो इससे पब्लिक को फायदा होगा, और आरबीआई पब्लिक से डील ना करके आरबीआई का डील किससे होता है? कॉमर्शियल बैंक से होता है। तो उससे बढ़ाने से इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे सेविंग अकाउंट में, क्योंकि सेविंग अकाउंट में पैसे की लिमिट उतनी ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं। तो यहाँ से ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए, टोटल 24 क्वेश्चन हैं, तो आगे देखते हैं। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज मीन्स, अगर रुपीज की फुल कन्वर्टिबिलिटी है तो इसका मतलब क्या होता है? कि परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर रुपीज इज फ्रीली, मतलब आप रुपये से फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स इन द टर्म ऑफ रुपीज, क्या जो इंपोर्ट का पेमेंट है वो रुपीज में हो सकता है। रीपेमेंट ऑफ लोन इन टर्म ऑफ रुपीज, या लोन को आप रुपीज में पे कर सकते हो जो बाहर के हैं। Determination of rate of exchange between rupees and foreign currency freely by the market of force of demand and supply, ये आपका करेक्ट आंसर है। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज का मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रुपीज एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्रीली बाय द मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये जो डॉलर और रुपीज के बीच का जो रिलेशन है ये आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगी, आरबीआई के आउट ऑफ कंट्रोल है, ना ही इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर है। ये टोटली किस पे डिपेंडेंट है? मार्केट पे। आप सोचते होंगे ना कि भाई हमारा 80 रुपीज़, ये 50 से 80 रुपीज़ कैसे चला गया, हमारा पैसा वीक कैसे हो गया? क्योंकि ये किस पे डिपेंड हो गया? अब टोटली मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड कर जाता है। इस पर अब आरबीआई वगैरह कंट्रोल नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह के रेट की बात की जाए तो क्रूड ऑयल वगैरह या गैस सिलेंडर वगैरह ये जो भी आपको मिलते थे, ये पहले क्या थे? सरकार के कंट्रोल में थे। सरकार क्या करती थी? इस पे कीमतें तय करती थी सब्सिडी देके। ठीक है, सब्सिडी हटाने का मतलब क्या हो गया? सब्सिडी हटा देने का मतलब ये तय हो गया कि कीमतें अब बाजार के ऊपर है। हालांकि अभी 200 रुपये का सिलेंडर का रेट घटा है, जो 1103 था अब वो 903 रुपये हो जाएगा। तो ये 200 रुपये की खुशखबरी रक्षाबंधन पे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट आईपीओ स्टैंड फॉर। अच्छा चलिए, ये रह गया पहले स्टैगफ्लेशन। मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाए हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वाली क्लास देख लीजिएगा, छोटी सी क्लास है अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि अगर नहीं पता तो इन्फ्लेशन में आप बड़ा कंफ्यूज रहेंगे और स्टैगफ्लेशन में तो बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ते हैं बट ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना ग्रोथ रेट तेज होती है, यही स्टैगफ्लेशन होता है। कौन सा? देखिए, growth has no relation with the change in price, rate of growth and prices both are decreasing,
चलिए, रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्टर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजिंग, नहीं, इन सभी में से कोई भी आंसर आपका अभी तक तो सही नहीं है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस तो बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो है, क्योंकि कीमतों के साथ अगर बढ़ रही है तो आपकी ग्रोथ रेट भी बढ़नी चाहिए, तभी उसको पैरेलल माना जाता है, तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता, क्या, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में आईपीओ आप सभी को पता है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, इसमें ऐसा कोई है, जी हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। किस मार्केट का हिस्सा है भाई, प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है, इसे आप क्या कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। और उसके बाद यही जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर रिलीज करती है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर रिलीज करती हैं तो उसे किसका हिस्सा माना जाता है, आईपीओ का हिस्सा माना जाता है, प्राइमरी ऑफर माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ईजी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चंस में। फॉर चैनलाइजिंग द अनअकाउंटेड मनी फॉर प्रोडक्टिविटी पर्पस इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर चैनलाइजिंग द अनअकाउंटेड मनी। अब भाई ऐसी मनी जिसका कोई कंफर्म अकाउंट ना किया गया हो, उसको चैनलाइजिंग के लिए कौन सी, तो स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें क्या है, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स का यूज करती है सरकार, तो याद रख लीजिएगा इसको। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब से कब तक था, ये याद रखिएगा। अगर आपने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की सिचुएशन पढ़ी है तो आपको पता है ये 1929 से जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डाउनफॉल हुआ था, पूरे वर्ल्ड में महामंदी आई थी। ये 1929 से लेकर 1939 का दौर था, और इसी 1939 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से निकलने के बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, 100 रुपीज नोट किसका एग्जाम्पल है, संघ कैपिटल, डूब गया पैसा, कंक्रीट कैपिटल, सोशल कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल। तो भाई रुपीस क्या है, मार्केट में रन करता रहता है, नोट क्या है, मार्केट में रन करती रहती है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए ये 24 क्वेश्चंस थे, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट होगा या आपको आंसर्स में डाउट है तो आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी एक और सेशन आएगा जिसमें आप किसके बारे में बात करेंगे, अगले सेशन में हम कुछ 30 और क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं इसी से रिलेटेड, जिससे आपके डाउट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें कहाँ कहाँ इश्यूज आ रहा है। तो इसी साथ हमारे साथ बने रहिए, और इसके बाद मैं आपको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट्स के भी टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे। कोशिश करूँगा कि हर एक सेशन में कुछ 4-5 क्वेश्चन भी आपको करा दूँ, जिससे आपको तुरंत वहाँ पे डाउट्स सॉल्व हो जाएँ, और बाद में तो क्वेश्चंस के सोल्यूशन की प्रैक्टिस तो हम करने ही वाला हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।